चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमारे इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। अभी अपन ने एक चैप्टर जो सॉल्यूशन था वो फिजिकल केमिस्ट्री का किया था। नेक्स्ट एक चैप्टर हम इनऑर्गेनिक का करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, हमने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, है ना। केमिकल बॉन्ड्स, उसमें अपन 4 टाइप की बॉन्ड पढ़े थे। एक थी आयनिक, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। एक कैटायन बनता है, दूसरा एनायन बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक कंपाउंड बन जाता है। द बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। सेकेंड हमने पढ़ी थी कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जो दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर म्यूचुअल शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का। एक पेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगी, दो पेयर का शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड बनेगी, ऐसा अपन पढ़े हैं, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड में भी 2 टाइप के पढ़े थे, पोलार एंड नॉन पोलार, ठीक है। थर्ड अपन पढ़ते थे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज्यादा नहीं पढ़े थे अपन, इन दोनों को ज्यादा डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। इनको ज्यादा डिटेल में पढ़े थे, बस ये समझे थे कि यहां भी शेयरिंग होती है बट म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में अगर मैं HCl के बीच में बॉन्ड बनाऊं तो HCl में ये जो बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर हो रहा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। समझ रहे हैं क्या? जैसे वाटर में H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको पड़ा हुआ दिख रहा है, वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। वैसे भी इस पेयर में भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सामने रख दिए, अब ये पेयर दोनों का है पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग इसलिए बिकॉज शेयर्ड पेयर तो में कंट्रीब्यूशन दोनों ने किया है। शेयर्ड पेयर में कंट्रीब्यूशन दोनों का, ऐसा नहीं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ने ही दिए हैं, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग कहला रही है। बट मान लीजिए कि यही वाटर जो है, ये जो वाटर है, ये तो अब स्टेबल हो चुका है ना, सबके पास अपना डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आयन इस वाटर को दिखाता हुआ, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो कैसे शेयरिंग करेगा? तो इसके पास तो लोन पेयर थे ना वाटर के पास, तो ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव के साथ एक अलग टाइप की बॉन्डिंग बनाएगा। ये दो H पहले से जो है इनके साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है ऑक्सीजन, और इस तरीके से उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट भी कर लिया था। बट ये जो H पॉजिटिव है जो कि अकेला है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसको H पॉजिटिव को देख करके दया आ जाएगी और ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। डोनेट नहीं कर रहा है, शेयर कर रहा है, पर शेयर्ड पेयर किसी एक ही का है, क्योंकि दूसरे के पास तो है ही नहीं शेयर करने के लिए। तो ये बन जाता था हमारा H3O पॉजिटिव आयन, याद है ये नाम, हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर के पास एक लोन पेयर था, उसने उसको डोनेट नहीं किया, शेयर किया, ताकि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, मतलब डिसकंप्लीट, इनकम्प्लीट ना हो, और H का भी काम हो जाए। तो इस टाइप की बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शो करते हैं ऐसे एरो से, नॉट बाय अ सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन मतलब तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गई। आप एरो बना के ये दिखाते हो कि कौन किसको डोनेट कर रहा है या उसके साथ शेयर कर रहा है। कहने का मतलब ये दोनों, इसके पास दोनों नेचर है। आयनिक नेचर भी है क्योंकि डोनेट टाइप का कर रहा है, बट कंप्लीटली डोनेट नहीं कर रहा है, शेयर कर रहा है। पर शेयर भी कोवेलेंट टाइप का शेयरिंग नहीं हो रहा है कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। इसलिए ना ही प्योरली कोवेलेंट है, ना ही प्योरली आयनिक है। तो इसका एक नाम और होता है को आयनिक। कोऑर्डिनेट को हम एक और नाम क्या देते हैं, को आयनिक, क्योंकि इसमें दोनों टाइप का नेचर दिख रहा है हल्का फुल्का। देने वाला कोई एक ही है, शेयर दोनों कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ से जा रहा है तो आयनिक का नेचर भी दिख रहा है, शेयरिंग आ रही है तो ये कोवेलेंट का नेचर भी दिख रहा है। समझ रहे हैं क्या? इस टाइप की बॉन्ड को अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इस टाइप का एक आपने और देखा है NH3 का, ये आपका NH3 है, अमोनिया। यहां भी सेम वैसे ही है, नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके खुश था। नाइट्रोजन के पास तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, देखो ना, 2 2 4 2 6 और 2 8, और सारे तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन इसके पास भी एक ऐसा ही H पॉजिटिव आया, ठीक है। तो इसके साथ क्या बना लिया उसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, NH4 पॉजिटिव। क्या नाम है इसका, अमोनियम आयन। इट इज अमोनियम आयन। तो इस टाइप की बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर नोन एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। एम आई क्लियर? हमने ज्यादा आज तक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़े नहीं है,
बॉन्ड पढ़ी एक दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर, बट पूरा फुल कंपाउंड कोऑर्डिनेट वाला नहीं पढ़ा। ये कंपाउंड थोड़ी ना, ये दोनों तो आयंस है। ये दोनों क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, दे आर नॉट कंपाउंड्स। हम इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो ऑलरेडी आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के बन करके स्टेबल हैं, बट उसके बावजूद भी वो किन्हीं और एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है। और फोर्थ टाइप की बॉन्ड कौन सी पढ़ते थे अपन? केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? क्या पढ़ते थे? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें दो टाइप का पढ़ते थे, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होती थी? जहां पे हाइड्रोजन अपने से थोड़े बड़े और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन आते हैं। ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े से बड़े हो बट उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो हाइड्रोजन से तीनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा हाइड्रोजन से, और नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? ठीक है। तो अपन को फोकस करना है इस चैप्टर में पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में या कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होता क्या है? एक सेंट्रल मेटल एटम रहता है और वो अपने आसपास के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, पर वो शेयर्ड पेयर उनके होते हैं, इसके पास नहीं है। समझ रहे क्या? मतलब एरो इनकी तरफ बनेगा, मेटल की तरफ। सुन रहे हो? यहां से कुछ आपके 4-5 एटम या ग्रुप ऑफ एटम आएंगे जिनके पास लोन पेयर्स होंगे, जैसे अभी अमोनिया के पास था, जैसे अभी वाटर के पास था। जिनके पास लोन पेयर है वही तो दे पाएंगे ना, जिनके पास नहीं है लोन पेयर वो कैसे देंगे? तो जनरली हमारे पॉजिटिव आयंस इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते हैं। नेगेटिव वाले करेंगे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, या न्यूट्रल वाले करेंगे जिनके पास लोन पेयर है। जैसे कि अमोनिया और वाटर क्या थे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे, उनके ऊपर कोई चार्ज था क्या? वाटर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सारे कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं ना, तो वाटर भी एक कंपाउंड है, वाटर न्यूट्रल है, अमोनिया भी न्यूट्रल है। बट इनके पास क्या थे? लोन पेयर्स। तो इनके लोन पेयर्स इन्होंने सामने के साथ क्या कर लिए? शेयर कर लिए। तो वो बनाएंगे क्या? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, लिखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच coordination compounds are the compounds in which coordination compounds are the compounds in which the central metal atom compounds in which the central metal atom is linked to a number of ions. Central metal atom is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bonds. नंबर ऑफ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। आयंस जैसे कि Cl नेगेटिव, SO4 का 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये सब आपके आयंस हो गए जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है। Br नेगेटिव, I नेगेटिव, जितने भी हमारे एन आयंस हैं, है ना। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि अभी मैंने 2 एग्जांपल दिया आपको, वाटर, है ना, अमोनिया। जनरली नाइट्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके पास लोन पेयर होता है। आप थोड़ा याद, ये एक टाइप का कंपाउंड बनाना देखना है यहाँ पे, CH2NH2 एंड CH2NH2, ये एक तरह का अमाइंस होता है। सुन रहे हैं क्या? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइंस। अमोनिया से डिराइव हुआ है ना, NH2 लगा है, राइट। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जबकि नाइट्रोजन के आखिरी वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो बॉन्ड बनाने में व्यस्त हो गए, बचे ना 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो एक लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जनरली बिहेव लाइक दिस ओनली। आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस। साइनाइड Cn नेगेटिव, सुना आपने? Cn नेगेटिव साइनाइड। यहां पे देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जनरली जहां पर होता है ना, वो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा लोन पेयर रखते हैं अपने पास, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में काम में ला सकते हैं। ठीक है। ओके, चलिए क्या लिखे? आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती क्या? दैट इज, कंटिन्यू करेंगे कॉमा डाल के, दैट इज, हाँ हाँ एनसी भी होगा,
CN साइनाइड हो गया, NC आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है, पढ़ेंगे अपन, आएंगे इसमें, है ना। हाँ चलिए, क्या लिखे, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीनिंग लिख रहे हैं, दैट इज डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स, दैट इज डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स, दैट इज डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, donation of lone pairs of electrons by these ions, by these ions, by these ions or neutral molecules, by these ions or neutral molecules, by these ions or neutral molecules to the central metal atom, to the central metal atom, to the central metal atom। यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीनिंग, नहीं लिखे, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दीज आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, किसको दे रहे हैं, टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब जनरली ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना, ये वाले पता है कौन होते हैं, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट समझ गए क्या, ये ग्रुप नंबर आपके 3 से लेकर के कौन से 12 वाले, जो 10 ग्रुप है हमारे पास, वही तो डी ब्लॉक कहलाता है ना, क्योंकि इनके पास वो वेकेंट डी ऑर्बिटल होगी। मान लीजिए आपको कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, बट आपके पास जगह ही नहीं है बैठाने के लिए, तो कहां बैठाओगे, उससे लोगे क्यों आप फिर, जब आपके पास जगह ही नहीं है उनको बैठाने के लिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास क्या होता है ना, दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, उनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें वो उन लोन पेयर्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। इसलिए ये लोग ही जनरली मेटल एटम होते हैं। सुन रहे हैं क्या, आपका ये सोडियम पोटेशियम वगैरह नहीं होंगे, बहुत रेयर होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है। पोटेशियम के पास तो चलो तब भी 3D है, पोटेशियम सोडियम के पास तो वो भी नहीं है। सोडियम कहां खत्म हो जाता है, 3s1 में खत्म हो जाता है सोडियम, तो 3 से तो डी चालू होता है। एम आई क्लियर, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात। ठीक है, तो जनरली हमारे कौन से होते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, दे आर द सेंट्रल मेटल एटम। उसका एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, और मैंने आपको आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले हैं उनके भी एग्जाम्पल बताए। ये नेगेटिव वाले आयंस हैं और ये न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल्स हैं। एम आई क्लियर, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, चलो नीचे नीचे लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल K4FeCN6, ये एक एग्जाम्पल है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। K4FeCN6, एक और लिखना एग्जाम्पल, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को अपन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करके रखते हैं ना। CuNH3 का NH3 का 4 बाहर ब्रैकेट के SO4। कॉपर सल्फेट ऐसे खुश था अकेले, समझे, कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड था, ऐसे खुश था। जब अमोनिया डाला गया ना उसके अंदर, तो कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कॉपर के साथ इस टाइप का बॉन्डिंग बना लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो अब वो ऐसा हो गया। समझ रहे हैं ना, अपन ये वाला कंपाउंड तो पढ़े ना, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल, है ना, CuSO4, राइट। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, मेटल की 2 टाइप की वैलेंसी होती है। अब जैसे आपने जो केमिकल बॉन्डिंग में अलग अलग थ्योरी नहीं पढ़ी, आपको याद है, वेस्पर थ्योरी, VBT, MOT, याद है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर वैलेंस बाउंड थ्योरी, और वेस्पर थ्योरी था हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये हमारे नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए थे। ऐसे ही थ्योरीज हम यहां भी पढ़ेंगे। आपको उनकी ज्योमेट्रीज याद है, वेस्पर थ्योरी में हम ज्योमेट्रीज पढ़ते थे ना, कि लीनियर ज्योमेट्री हो सकती है, ट्राइगोनल प्लेनार हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल हो सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकते हैं। वैसे इनकी भी ज्योमेट्री होगी, ये भी तो कंपाउंड्स है ना, बस ये अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स है। वो नॉर्मल कंपाउंड्स होते थे हमारे आयनिक कंपाउंड्स, ये अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स है। तो स्ट्रक्चर तो इनका भी होगा। वैलेंसी समझते हैं आप लोग, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी सल्फेट ने सेटिस्फाई कर दी थी। कॉपर की यहाँ पे वैलेंसी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखते हैं, 2+, और सल्फेट का 2-, दोनों कैंसिल होकर के ये बनते हैं ना। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वार्नर, इन्होंने थ्योरी दी कि मेटल की 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अगर एक प्राइमरी तो दूसरा सेकेंडरी होगा। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये, आइदर बाय मेकिंग आयनिक बॉन्ड और बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड।
ये उनकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, वो नॉर्मल कंपाउंड्स बन चुके थे। बट उन मेटल की सेकेंडरी वैलेंसीज भी होती हैं जिनको कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस टाइप के आयंस या इस टाइप के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो दो वैलेंसीज होती हैं, समझ में आ रही बात? सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल लिख लिया आप लोग। इनका खुद का नॉमेनक्लेचर भी होता है। जैसे आपने इसको नाम दिया था ना कॉपर सल्फेट, कहां से दिए, कैसे दिए नाम कॉपर सल्फेट? इसका भी रूल था ना कि पहले अपन कैटायन का नाम लिखते हैं, फॉलोड बाय एनायन का नाम लिखते हैं, एनायन का नाम में चेंज हो जाता है। जैसे अपन H2S को लिखते हैं तो अपन हाइड्रोजन और सल्फर नहीं लिखते, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि वहां एक रूल था कि एनायन का नाम चेंज होता है, आइड लग जाता है या एट लग जाता है लास्ट में। तो ये रूल थे उन कंपाउंड्स को लिखने के लिए। वैसे ही इनके नाम लिखने के लिए भी हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अलग से। समझ में आ रहा है क्या? कि कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया, नाम लिखने बोलेगा, या नाम दे दिया, फॉर्मूला लिखने बोलेगा। जस्ट लाइक जैसे अपन ने ऑर्गेनिक में किया था। ऑर्गेनिक में भी हम दोनों टाइप का करते थे ना, रूल्स पढ़े हैं, जिससे आपको फॉर्मूला दे देगा तो अपन फॉर्मूला को देख करके नाम लिख लेंगे, या नाम दे दिया तो नाम को देख करके फॉर्मूला या उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। इन द सेम वे यहां भी उस टाइप का नॉमेनक्लेचर आता है, और 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर से 110% आता है। अब आपको हो सकता है ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर इतना परेशान ना करे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको नाम तो पता होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? बट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आएगा कि नेम दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो पोर्शन 11th का था। समझ रहे? अब थोड़ा सा अपन एडवांस जाएंगे ना ऑर्गेनिक में भी, तो नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर नॉमेनक्लेचर इसका हमारे लिए नया है, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन 100% आएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलो तो क्या लिखे, 2 एग्जांपल लिख लिए। ठीक है, चलो नीचे लिखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट लिखेंगे, एबीसी डाल के लिखेंगे, ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि मीनिंग क्या होगा इसका। देखो हमारे पूरे कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट किसको बोलते हैं? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, सुन रहे हो क्या? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स एंटिटी। और जो बाहर आपको दिख रहा है ना, ये कहलाता है काउंटर आयन। क्या बोलता है इसको अपन? काउंटर आयन। एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के हिसाब से 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज पॉजिटिव है तो ये कहलाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर नेगेटिव है तो ये कहलाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इन दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखना। ये कंपाउंड बने कैसे होंगे? जैसे अपन आयनिक कंपाउंड में क्रिस क्रॉस करके बनाते थे ना, जैसे अपन कॉपर सल्फेट कैसे बनाए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 2 कैंसिल हो गया, इसलिए CuSO4 बना। बट ये कैसे बनता है अपना MgCl2 कैसे बनता है? Mg2 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, तो 2 इधर आता है 1 इधर आता है ना, क्रिस क्रॉस करते थे ना, क्लास 9 तो पढ़े हैं चीज। तो फॉर्मूला बनता था MgCl2। ऐसे ही ये भी बनते हैं, ऐसे ही ये भी बनते हैं। कैसे बना होगा देखो, ये वाला कैसा बना होगा, K4Fe2CN6। ये कंपाउंड कैसे बना होगा ध्यान दीजिएगा। के बगल में आपको 4 दिख रहा है, इसके बगल में 1 दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो ये 1 आया होगा यहां से, क्योंकि K1 पॉजिटिव होता है, पोटेशियम क्या होता है? 1 पॉजिटिव। तो ये 4 कहां से आया होगा? इसके ऊपर से। तो एक्चुअली अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊं तो ये लोग कैसे रहे होंगे? K पॉजिटिव एंड FeCN6 का 4 नेगेटिव, तब तो क्रिस क्रॉस हुआ और फॉर्मूला ये बना। समझे क्या? तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। समझे क्या? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहां भी देखो एनायन बाद में लिखा जाता है, कैटायन पहले। CuSO4 में कैटायन वो Cu पहले लिखा गया, सल्फेट एनायन है बाद में लिखा गया। समझ रहे हैं क्या? इस वाले को भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, अब यहां देखो क्या दिख रहा है आपको, सल्फेट क्या होता है? 2 नेगेटिव होता है सल्फेट, तो ये भी 2 पॉजिटिव रहा होगा, तब तो दोनों का 2 2 कैंसिल हो गया। कहीं पे कोई नंबर नहीं दिख रहा आपको साइड में, ये मत बोलना सर ये तो 4 है, अरे वो 4 तो सल्फेट का ही है। अगर कुछ नंबर होता तो सल्फेट को ब्रैकेट में लिख करके यहां नंबर लिखा रहता, नहीं लिखा ना ऐसा कुछ नंबर, यानी कि दोनों को 2 2 हुआ होगा। 2 2 क्यों हुआ होगा बोल रहे हैं? लेकिन सल्फेट हमें पता है कि सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, सल्फेट 2 नेगेटिव होगा तो मतलब ये भी 2 पॉजिटिव रहा होगा, तो दोनों का 2 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो फॉर्मूला आपको ऐसा दिख रहा है। तो एक्चुअली में एक स्टेप पहले क्या रहा होगा? CuNH3 का 4
क्या 2 पॉजिटिव, एंड SO4 रहा होगा 2 नेगेटिव, दोनों का 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला ये बना। तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। समझिए क्या? जो अपन 3 लिखने वाले ना, उसमें एक कैटायनिक है, दूसरा एनायनिक है, फिर तीसरा क्या होगा? न्यूट्रल, ऑब्वियसली। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक न्यूट्रल हो जाएगा। चलो लिखो कैटायनिक के लिए एक लाइन। हाँ, कंपाउंड तो न्यूट्रल है, मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट की। लिखिए, अ कॉम्प्लेक्स इन विच कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज, अ कॉम्प्लेक्स इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज अ कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ना। अ कॉम्प्लेक्स इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, a net positive charge is called cationic complex, is called cationic complex, is called cationic complex। एग्जाम्पल यही वाला बस लिख लो, CuNH3 4 2+, सिर्फ इतना ही लिखना जो सर्कल के अंदर मैंने किया है। CuNH3 4 2+, ऊपर में ओवरऑल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स एंटिटी का? 2+। ठीक है, ऐसे ही एनायनिक भी डिफाइन करो जल्दी से। एनायनिक कॉम्प्लेक्स पूरा सेम रहेगा, बस नेट पॉजिटिव की जगह नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जल्दी लिखिए, सेकेंड डेफिनेशन बी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। Anionic complex, the complex in which the complex ion carries a net negative charge, a net negative charge। देखो, ये नेट नेगेटिव चार्ज का मीनिंग समझना ना। Fe जनरली 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव होता है, फेरस या फेरिक, और साइनाइड 1 नेगेटिव होता है। अगर मैं इन सबके चार्ज को ऐड करूंगा ना, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। देखो कैसे, इसको +2 ले लू, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, और ये -1 है, ऐसे 6 है ना, तो टोटल -6 हो जाएगा। ऐड हो गए कितना आ रहा है? -4। समझे क्या? यहां भी देखो, अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो इसका चार्ज 0, और कॉपर या तो 1 या 2 लेता है ना, क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो ये 2 वाला होगा, तभी तो +2 और 0 मिलके क्या आएगा? +2। समझ रहे हैं क्या? तो उसी को बोल रहे हैं नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव। जितना भी उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं ना, उन सबके चार्ज को ऐड कर दो, वही चार्ज होगा हमारा ओवरऑल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंटिटी, और वही डिसाइड करेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैटायन है, एनायन है, या न्यूट्रल है। लिखो न्यूट्रल के लिए भी क्या लिखोगे अभी तक? ये कैरीज नो चार्ज लिख देना, है ना। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग नो नेट चार्ज, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। थर्ड डेफिनेशन लिख रहे हैं न्यूट्रल की। पहली हो गई कैटायनिक, दूसरी हो गई एनायनिक, और तीसरी हो जाएगी न्यूट्रल। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्लेक्स विच कैरीज नो नेट चार्ज, कॉम्प्लेक्स विच कैरीज नो नेट चार्ज। एग्जांपल लिखना इसका, CONH3 का थ्राइस Cl3, CONH3 का थ्राइस Cl3। यहां ऐसा क्यों हुआ होगा? 0 कैसे हुआ होगा इसका चार्ज ओवरऑल? CO+3 होता है कोबाल्ट, ठीक है, तो ये +3, ये 0, और क्लोराइड होता है -1, और ऐसे 3 है, तो -3, तो -3 +3 कितना हो जाएगा? 0। इसको मैथ्स वाला 1 मत कर देना, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, वो उसका चार्ज है। समझ रहे हैं क्या? न्यूट्रल वाला कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए इसके अलावा आपने ना क्लास 10th में सॉल्ट पढ़ते थे ना, एसिड बेस सॉल्ट, तो आपने एक टाइप का सॉल्ट पढ़ा था, डबल सॉल्ट। याद है डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट क्या होते हैं? दो नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स कर दो पानी में, है ना। जैसे आप पोटेशियम सल्फेट ले लो और
एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो या अमोनियम सल्फेट ले लो, दो टाइप के आयनिक सॉल्ट हो गए। इन दोनों को पानी में मिक्स कर दो, दोनों घुल जाएंगे। अब इस पानी को क्रिस्टलाइज करवा दो, तो अब जो नया सॉल्ट आने वाला ना घुलने के बाद, अब तो दोनों के मॉलिक्यूल्स मिल गए आपस में, तो जो नया सॉल्ट आने वाला है उसको अपन कहते हैं डबल सॉल्ट, जिसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी रहेगा। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? हाँ, वो डॉट करके जो अपन लगाते हैं 5H2O या 10H2O या 7H2O, उसको कहते हैं अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के बाद कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स उस सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, जिनको आप हटा सकते हो और हीट करोगे तो वो भी उड़ जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो उस टाइप के सॉल्ट को कहते हैं हम डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सेम चीज नहीं है, क्योंकि यहां भी तो अपन ने दो चीज को मिलाया ना। मैंने आपको क्या बताया था, कॉपर सल्फेट में मैंने अमोनिया डाला, कॉपर सल्फेट में मैंने अमोनिया डाला, तब जाकर के ये चीज हुआ। तो ये और डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स अलग अलग चीजें होती है, दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो पहले हेडिंग डालना, हेडिंग लिखो, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स, दोनों में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि ये भी दो चीज को मिक्स करके बन रहा है, वो भी दो चीज को मिक्स करके बना था, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स, हाइफन डाल के लिखो, बोथ आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, both are formed by the combination of, both are formed by the combination of two or more stable compounds, two or more stable compounds, both are formed by the combination of two or more stable compounds, two or more stable compounds. ये दोनों का क्या हुआ कॉमन पॉइंट, कि दोनों में स्टेबल कंपाउंड्स को मिला करके नया कंपाउंड या नया टाइप का कुछ चीज बनाया जा रहा है। एक बना डबल सॉल्ट, एक बना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब डिफरेंस का पॉइंट लिखते हैं, नीचे लिखो, when double salts, when double salt is dissolved in water, when double salt is dissolved in water, they dissociate into simple substances, they dissociate into simple substances, they dissociate into simple substances, they dissociate into simple substances or ions completely, or ions completely, or ions completely. Whereas in complexes, whereas in complexes, whereas in complexes, the complex ion almost does not dissociate. Whereas in complexes, the complex ion almost does not dissociate. Almost does not dissociate. Example लिखो, देखिए दो एग्जांपल लिखे हैं मैंने, एक कार्नालाइट और एक मोहर सॉल्ट, ये दोनों ही डबल सॉल्ट के एग्जांपल हैं, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को मिक्स किया गया पानी में, डिसॉल्व करके क्रिस्टलाइजेशन किए, तब जाकर कार्नालाइट बना। वैसे ही मोहर सॉल्ट कैसे बना है, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को इक्वल प्रोपोर्शन में लिया गया, पानी में डाले, घोल दिए, क्रिस्टलाइजेशन करवाए,
तो मोहर सॉल्ट बना। अब जब इनको पानी में डिसॉल्व करने के लिए फिर से डाला जाएगा ना, तो अपने सारे आयंस में ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जैसे कि KCl कैसे डिसोसिएट होता है, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और MgCl2 Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव तो बन ही रहा है, समझे? मतलब 2 और 3 हो जाएगा टोटल, और पूरा 6 मॉलिक्यूल पानी का अलग हो जाएगा। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, सारे के सारे आयंस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में डिसोसिएट हो गए। सेम चीज यहां पे भी होगी। क्या क्या होगा बताओ जल्दी से। आयरन बनेगा Fe2 पॉजिटिव, फिर सल्फेट हो जाएगा 2 नेगेटिव, फिर अमोनियम अपना अलग निकल जाएगा NH4 पॉजिटिव, और बाकी आपका 6 वाटर रहेगा। सारे अपने सिंपलेस्ट आयन में जा चुके हैं। हाँ वो, हाँ ये रहेगा, ठीक है ठीक है। बट ये काम जब आप एक कॉम्प्लेक्स के साथ करोगे ना, वही K4 वाला ले लू, K4 FeCN6 का ऐसी कुछ था, यही था ना, इसको डाल दिया पानी में, इन दोनों को पानी में डाले तो क्या हो गया, समझ में आया ना? ये आपने ऊपर लिखा भी है कि डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा अपने सिंपलेस्ट आयंस में। बट इसके साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, K पॉजिटिव निकलेगा और दूसरा आयन बस यही बनेगा FeCN6 का 4 नेगेटिव, ये और आयनाइज नहीं होगा। यही आपने लिखा है कि इन कॉम्प्लेक्सेस द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट। मतलब आप सोच रहे होगे कि ये भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव एंड +6 Cn नेगेटिव, तो ये कथे नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या? यही डिफरेंस है, सबसे मेन डिफरेंस है डबल सॉल्ट और आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट है, इट डू नॉट डिसोसिएट फर्दर, जबकि इसमें सारे के सारे अपने सिंपलेस्ट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ देखो एक्चुअली में वो वैसी आयनिक बॉन्ड नहीं बन रही ना, कि आयनिक बॉन्ड एक्चुअली पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाती है। ये आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, ये तो आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी हुई है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसीज डिसोसिएट नहीं होती, प्राइमरी वैलेंसीज डिसोसिएट हो जाती है। यही वो वार्नर की थ्योरी थी, अभी अपन पढ़ेंगे वार्नर्स थ्योरी, कि उन्होंने बोला था कि मेटल की दो वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसीज जो आयनाइजेबल होती हैं, और सेकेंडरी वैलेंसीज विच आर नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है ही नहीं, वो तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, डन। चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखते हैं, हिंट डालेगा। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अपन इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे आगे जाके, है ना। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे फर्स्ट टर्म लिखिएगा लाइगेंड्स, LIGANDS, लाइगेंड्स। एक्चुअली जो डोनर एटम्स है ना, उनको हम लाइगेंड्स बोलते हैं। सुन रहे हो क्या? जो दो टाइप के होते हैं, या तो वो नेगेटिव आयंस होंगे, या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या बोलते हैं हम? लाइगेंड्स। बीच वाले को क्या बोल रहे थे? सेंट्रल मेटल एटम। वो तो क्लियर है, सेंट्रल मेटल एटम समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्यूपाई मतलब अकोमोडेट कर रहा है। पर वो लोन पेयर्स आ कहां से रहे हैं? लाइगेंड से। समझ रहे हैं क्या? तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे लाइगेंड्स का। द डोनर एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स और एनायंस, द डोनर एटम्स कौन कौन से हो गए ये? डोनर एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर है, और एनायंस, और एनायंस which donate a pair of electrons, which donate a pair of electrons, which donate a pair of electrons, किसको? हाँ, to the metal atom, to the metal atom, to the metal atom or ion, to the metal atom or ion, and form a coordinate bond, and form a coordinate bond, and form a coordinate bond with it, coordinate bond with it is called, या are called, sorry, are called ligands, are called ligands, are called ligands. नेक्स्ट लाइन में ligands, ligands may be simple ions, ligands may be simple ions, ligands may be simple ions, simple ions के
साथ में लिख देना सच एज Cl नेगेटिव सिंपल आयंस, सच एज Cl नेगेटिव कॉमा स्मॉल मॉलिक्यूल्स such as H2O water, ammonia, comma large molecules भी ligand हो सकते हैं, large molecules such as ethane 1,2 diamine, ethane 1,2 diamine जो मैंने पीछे में बनाया था ना अभी, वो वही था। कौन सा याद है? CH2 CH2 NH2 NH2, ये जो मैंने बनाया था अभी, CH2 NH2 बॉन्ड CH2 NH2, इसको ना हम शॉर्ट फॉर्म में EN भी बोलते हैं, इथिलीन डाइअमाइन भी बोल सकते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन, शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं इसको? EN, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी सिंपल आयंस हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं लाइगेंड्स, या कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स भी लाइगेंड हो सकते हैं, ठीक है, आपके सेंट्रल मेटल एटम के अक्रॉस में, ठीक है। चलिए एक और इसी में लाइन लिखना नीचे, अ लाइगेंड में कंटेन वन और मोर देन वन डोनर एटम, a ligand may contain one or more than one donor atom, full stop. If only one donor atom is present, if only one donor atom is present, comma, it is called as unidentate ligand. If only one donor atom is present, it is called unidentate, या monodentate भी लिख सकते हैं, मोनो यूनी दोनों का मतलब वन होता है, और डेंट मतलब दांत, एक तरफ से चबाएगा वो, है ना, एक तरफ से पकड़ेगा एटम को, अगर उसके पास एक ही एटम होगा तो। जैसे आप वाटर को देखें ना, वाटर में किसके पास है लोन पेयर? ऑक्सीजन के पास, सुन रहे हैं क्या? इन द सेम वे अभी अपन ने जो अमोनिया बनाया था उसमें किसके पास होता है? नाइट्रोजन के पास। बट आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था ना, कैसा था इसका स्ट्रक्चर? CH2NH2, और ये भी CH2NH2, इसके पास दो डोनर एटम है, देख रहे हो क्या? तो अगर ये मेटल एटम के पास गया तो ये दोनों साइड से चबा सकता है मेटल को, तो इसको क्या बोलोगे फिर? अगर बाइडेंटेट, क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट, क्योंकि ये दो तरफ से पकड़ रहा है ना मॉलिक्यूल को। वाटर, अमोनिया तो एक हाथ से ही पकड़ेंगे, बट ये दो हाथ से पकड़ने वाला है उसको, समझ रहे हैं क्या? और पकड़ के क्या बना रहा है आपको दिख रहा है? एक रिंग बन रही है, कैन यू सी अ रिंग? अरे कंप्लीट रिंग बन गई ना, पहले से तो इन लोग तो इतने थे ही, यहां अगर अटैचमेंट हो जाएगा तो देखो कंप्लीट रिंग बन गई, तो समझ में आ रही बात? तो और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। आप किसी को एक हाथ से पकड़ो, किसी को दो हाथ से पकड़ो, कौन सी पकड़ ज्यादा मजबूत है? दो हाथ वाली, तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके। तो मोनोडेंटेट समझ में आ गया ना? एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल NH3H2O, एग्जांपल NH3H2O एंड CN नेगेटिव, CN नेगेटिव कुछ अलग टाइप का मोनोडेंटेट है, समझना कैसे। CN नेगेटिव में देखो मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ बनता है, ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड में, यहां रेजोनेंस के कारण ना वो लोन पेयर कार्बन के पास भी हो सकता है, या वो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी हो सकता है। तो ये है तो मोनोडेंटेट, बट ये दोनों साइड से चबा सकता है। तो इस टाइप के मोनोडेंटेट लाइगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेट। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट क्यों बोल रहा हूं बता रहा हूं, ये एम्बी वर्ड जो आया ना, ये एम्फीबियन से आया है। एम्फीबियंस, हाँ, एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, बट एक बार में तो एक ही जगह रहेगा ना। पानी में तो पानी में ही है, फिर लैंड में नहीं है वो, और लैंड में है तो लैंड में, पानी में नहीं है, पर एक बार में तो एक ही जगह रहेगा ना।
उसका कोई हमशक्ल थोड़ी ना है कि दोनों जगह रहेगा, समझ रहे हैं क्या? इन द सेम वे ये भी है, Cn नेगेटिव या तो N से बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, या तो C से बनाएगा बॉन्ड, पर एक बार में तो एक ही बन रहा है, तो है तो ये यूनिडेंटेट, बट एक अलग टाइप का यूनिडेंटेट है जिसमें दो डोनर एटम है, बट एक बार में कोई एक ही अटैच हो सकता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? एम्बीडेंटेट। इसको डाइडेंटेट मत बोलना, डाइडेंटेट तो ये होगा ना, फिर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। डाइडेंटेट वो होगा जो एट अ टाइम दो कनेक्शन मार रहा है, उसको डाइडेंटेट बोलेंगे। और पॉलीडेंटेट मतलब जो और मेनी कनेक्शंस, 6 वाले भी होते हैं, जिनके पास 6 डोनर एटम है, वो मेटल एटम के साथ एक ही मॉलिक्यूल 6 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उनके पास अलग अलग जगह 6 लोन पेयर प्रेजेंट है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? बट यहां पे तो Cn नेगेटिव के पास किसी के पास एक ही के पास है, मतलब या तो C के पास होगा तो N के पास नहीं होगा, और रेजोनेंस से N के पास अलग है तो C के पास नहीं होगा। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, समझ रहे हो? नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल पढ़े ना, पर ये नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल भी इन नॉमेनक्लेचर, मतलब अगर C से कनेक्शन हुआ ना Cn का, तो इसको साइनाइड बोलोगे, और अगर N से कनेक्शन हुआ तो ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल। एम आई क्लियर? इसके जैसा एक और होता है HCN एन NCS, थायोसाइनाइड। लिखवाता हूं मैं इन दोनों को, चलो लिखो नीचे, दोनों एग्जांपल अपन एम्बीडेंटेट में लिख देंगे, पर पहले चलो मोनोडेंटेट समझ में आ गया ना, यूनिडेंटेट। तो ये भी यूनिडेंटेट है, ये मत समझना कि सर यहां तो दोनों से कनेक्शन हो रहा है, बट एक बार में तो एक ही से हो रहा है ना, तो ये एक स्पेशल टाइप का यूनिडेंटेट है, ठीक है? ओके, नीचे लिखो, द लाइगेंड में कंटेन, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं ना, द लाइगेंड में कंटेन टू डोनर एटम्स, द लाइगेंड में कंटेन टू डोनर एटम्स, two donor atoms positioned in such a way that positioned in such a way that positioned in such a way that a 5 or a 6 membered ring, a 5 or a 6 membered ring, 5 or a 6 membered ring is formed with the metal ion, is formed with the metal ion, is formed with the metal ion. Full stop. Then it is called bidentate. Then it is called bidentate. बाई भी बोलते हैं, डाई भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग टू होता है। बाई और डाई तो टू ही होता है ना। बाइडेंटेट और डाइडेंटेट, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट, डाइडेंटेट, और क्योंकि ये रिंग बना रहा है ना, इस रिंग को बोलते हैं अपन किलेटिंग रिंग, CHELATING, किलेटिंग लाइगेंड। उस रिंग को जिसमें मेटल भी पार्ट है, अभी जो मैंने CH2 वाला बनाया था ना, CH2 NH2 CH2 NH2, और ये रहा आपका मेटल एटम, तो ये दो नाइट्रोजन इसके साथ बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये बन रही है 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग। 5 मेंबर की रिंग है ना, कि ज्यादा मेंबर की रिंग है? ये हाइड्रोजन वालों को काउंट मत करना, हाइड्रोजन तो कार्बन के हाथ लगे हुए हैं ना, तो एक्चुअली में ये ऐसे हैं, ये रहा 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं रिंग में, तो ये कार्बन ही है ना बस, और नाइट्रोजन में ये दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्या बोलते हो? कितने मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग। वो लिखे ना 5 और 6 मेंबर रिंग, ठीक है? तो इसी को किलेटिंग रिंग बोलते हैं, और इस टाइप के लाइगेंड को अपन किलेटिंग लाइगेंड बोलते हैं, ठीक है? किलेटिंग लाइगेंड, एंड द रिंग इज कॉल्ड किलेट रिंग, एंड द रिंग इज कॉल्ड किलेट रिंग। इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, सुन रहे हैं क्या? अगर आप एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पकड़ मजबूत होगी, ठीक है? पकड़ मजबूत है मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल है, जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है? एंड द रिंग इज कॉल्ड किलेट रिंग, CHELATE, किलेट रिंग। एग्जांपल ये लिख लो एक तो, इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथिलीन डाइअमाइन, दोनों नाम है इसके। इथेन 1,2 डाइअमाइन, एग्जांपल
इथेन 1,2 डाइअमाइन, या इसको एक और नाम बोलेंगे इथिलीन डाइअमाइन, डिनोटेड बाय EN। कंपाउंड में अपन इसको EN से डिनोट करेंगे, इथिलीन डाइअमाइन। एक होता है, एक लिखेंगे एग्जांपल, ऑक्सैलिक एसिड सुना है आप लोग? ऑक्सैलिक एसिड COOH, COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। इन दोनों के H को अगर मैं हटा दूं तो COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, यहां भी आपके पास लोन पेयर्स हैं जो कि मेटल एटम के साथ किलेट रिंग बनाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, ऑक्सलेट आयन, नाम क्या पड़ जाएगा इसका? ऑक्सलेट। एसिड ऑक्सलिक एसिड था, पर आयन का नाम क्या पड़ेगा? ऑक्सलेट आयन। लिखिए ऑक्सलेट आयन। एक और ऑक्सलेट आयन, जिसको अपन C2O4 2 नेगेटिव भी बोल सकते हैं, या आप इसको ऐसे बना सकते हो COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ठीक है, और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में अपन ऑक्स बोलते हैं, स्मॉल ओ स्मॉल एक्स, ऑक्स। जैसे वो EN था, ये ऑक्स। ठीक है, ऑक्सलेट। इस टाइप का रिंग बनाया हो, एक बना लो ना, कोई ये वाला बना लो, किलेट रिंग दिखेगा आपको कॉपी में। ठीक है, ये तो दो हुए। ट्राई भी होता है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट बोल देते हैं फिर अपन, है ना, जो एक ही कंपाउंड या एक ही मॉलिक्यूल मल्टीपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, लाइगेंड्स लाइगेंड्स कैन बी लाइगेंड्स कैन बी ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ligands can be tridentate, tetradentate, hexadentate, और in general polydentate, और in general polydentate, और in general polydentate, tridentate, tetradentate, hexadentate, या in general polydentate। एक एग्जांपल और लिखते हैं जो थोड़ा कॉमन कंपाउंड है, EDTA बोलते हैं, EDTA। इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA। और इसका चार्ज ओवरऑल 4 नेगेटिव होता है। EDTA 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव कहां से आपको अभी दिखेगा? देखो इतना तो आपको पता है ना क्या होता है, ये तो अभी बनाया ना इथिलीन डाइअमाइन, CH2 NH2 CH2 NH2, इतना तो बनाए थे, ये इथिलीन डाइअमाइन था हमारा। बट यहां क्या बोल रहा है, इथिलीन डाइअमाइन के साथ टेट्रा एसीटेट है, तो टेट्रा एसीटेट कहां बनेगा? ध्यान देना, ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हट जाएंगे। और एसीटेट क्या होता है? व्हाट इज एसीटेट? एसिटिक एसिड से आया ना, CH3COO नेगेटिव। पहली बार सुन रहे हो क्या एसीटेट? एसिटिक एसिड तो सुने ना, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। इसका अगर H पॉजिटिव हटा दो तो क्या बनेगा? एसीटेट। नाइट्रिक एसिड का H हटा देंगे तो नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड का हटा देंगे तो कार्बोनेट, तो ऐसी तो निकालते हैं ना नाम, तो ये क्या हो जाएगा? एसीटेट। तो ये जो 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे ना, वो उनकी जगह आ जाएंगे चारों एसीटेट, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। ये 4 सेंटर आपको दिख रहे हैं, ये रहा पांचवा और ये रहा छठवा, ये हेक्साडेंटेट है। एक ही मॉलिक्यूल जिसके पास 6 जगह पर डोनर एटम प्रेजेंट है, और ये एक बार में 6 लाइगेंड्स यानी कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। समझ गए क्या? EDTA। और 4 नेगेटिव क्यों दिख रहा है सबको? 1 2 3 4। तो EDTA का चार्ज क्या होता है? 4 नेगेटिव। देखो EN का कोई चार्ज नहीं था, सुन रहे हो क्या आप? इथेन 1,2 डायमंड का कोई चार्ज नहीं था, वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एम आई क्लियर? व्हाट अबाउट ऑक्सलेट? 2 नेगेटिव। अरे दोनों H गायब हुए थे ना, तो 2 नेगेटिव लिखा तो देखो, C2O4 2 नेगेटिव। तो ये एक न्यूट्रल लाइगेंड नहीं है,
ये न्यूट्रल लाइगेंड है, बट ये एक एनायनिक लाइगेंड है। और अभी जो अपन ईडीटीए लिखे वो भी एक एनायनिक लाइगेंड है, 4 नेगेटिव। समझ में आ रही? ये सब क्यों काम आएगा पता है आपको? अभी अपन वो चार्ज कैलकुलेट नहीं कर रहे थे अंदर, याद आ रहा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स अपन चार्ज कैलकुलेशन कर रहे थे कि नहीं, कि Fe का 2 पॉजिटिव होता है, साइनाइड का 1 नेगेटिव होता है। तो आपको चार्जेस पता होने चाहिए, तब तो आप ओवरऑल चार्ज निकाल पाओगे अपने कैटायन का, क्या वो अपने एनायन का। दैट इज वाई दिस चार्जेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से लाइगेंड न्यूट्रल है उनका चार्ज 0 लेके चलेंगे, कौन से लाइगेंड नेगेटिव है तो उनका क्या नेगेटिव है, वो सब हमको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? इसलिए ये चार्जेस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पूरा हेक्साडेंटेट पॉलीडेंटेट तक। ठीक है, नीचे एक लाइन में एक डेफिनेशन लिखिएगा, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और ligating groups, LIGATING, number of coordinating or ligating groups present in a ligand, the number of coordinating or ligating groups present in a ligand is called the denticity of that ligand, is called the denticity of that ligand present in a ligand। जैसे देखो, ये एक लाइगेंड है जिसके पास 6 डोनर एटम है, तो ये 6 लाइगेटिंग ग्रुप्स हैं जिसके साथ वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 6। समझ रहे क्या? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड दैट पर्टिकुलर लाइगेंड इज फॉर्मिंग विद द मेटल एटम इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ दैट लाइगेंड। डेंसिटी समझ गए ना? ठीक है, वही मोनोडेंटेट वाले की डेंसिटी 1, डाइडेंटेट वाले की डेंसिटी 2, हेक्साडेंटेट वाले की डेंसिटी 6। तो वही डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि डेंसिटी क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या लाइगेटिंग मॉलिक्यूल या ग्रुप प्रेजेंट इन योर लाइगेंड इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ दैट लाइगेंड। ठीक है, ओके। कुछ और लाइगेंड्स के नाम लिखना इसी में ही। अच्छा, अपन एम्बीडेंटेट डिफाइन नहीं किया ना, एम्बीडेंटेट भी डिफाइन कर लेते हैं। नीचे लिखो, there is a special there is a special class of unidentate ligand, there is a special class of unidentate ligand known as ambidentate ligand, there is a special class of unidentate ligand known as ambidentate ligands, which have more than one coordinating atoms, which have more than one coordinating atoms, which have more than one coordinating atoms, which have more than one coordinating atoms। एग्जाम्पल में लिखो, एक तो वही CN और NC, ऐसा एक लिख लो। ये आपका हो गया, क्या नाम है इसका, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, या साइनाइड लिखो, यहां पर अपन नाइट्राइल यूज नहीं करते हैं। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखना है इसमें, HCN और NCS। देखो बॉन्ड जहां बना रहा हूं ना, वो अटैच हो रहा है मेटल से, सुन रहे हैं क्या? वो वाला एटम पार्टिसिपेट कर रहा है इन कोऑर्डिनेटिंग या इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, इनके नाम लिखना। HCN को बोलेंगे थायोसाइनेटो, THIO, सल्फर लगा जाता है तो थायो वर्ड आ जाता है, थायोसाइनेटो। और यहां पे आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। एक और लिखना, NO2 एंड ONO। दोनों समझ आ रहा है कौन बॉन्ड बना रहा है? NO2 में N बना रहा है, ONO में O बना रहा है। ठीक है, इनके नाम लिखेगा। NO2 वाले को बोलेंगे नाइट्रो और इसको बोलेंगे नाइट्रीटो, नाइट्रो। बाकी नॉर्मल क्लेचर में मैं और बताऊंगा ना इनको लिखते कैसे हैं। ठीक है, जब अपन नॉर्मल क्लेचर में आएंगे तो इनकी बात करेंगे फिर से। क्लियर है?
ठीक, चलो अगला अगला टर्म लिखते हैं। ये पहला टर्म हुआ ना लाइगेंड, सेकेंड टर्म लिखेंगे, लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट लिखेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइफन डाल के लिखिए द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, ब्रैकेट में लिखना, एंड डबल द नंबर ऑफ डाइडेंटेट लाइगेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे एंड डबल द नंबर ऑफ डाइडेंटेट लाइगेंड्स इफ एनी, ब्रैकेट में लिखेंगे इफ एनी, ब्रैकेट क्लोज, द नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लाइगेंड एंड डबल द नंबर ऑफ didentate ligands if any, bracket close, attached to the central metal ion, attached to the central metal ion, attached to the central metal ion is called coordination number of the metal ion, is called the coordination number of the metal ion, is called the coordination number of the metal ion. एग्जाम्पल करके लिखना AgCN2 का 1 नेगेटिव, CuNH3 का 4, 2 पॉजिटिव, एंड CrH2O का 6, 3 पॉजिटिव, एंड FeC2O4 का थ्राइस, ओवरऑल 2 नेगेटिव। इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं कितना है। क्या लिखा आपने डेफिनेशन? इट इज द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लाइगेंड, और अगर डबल डाइडेंटेड है तो डबल द नंबर ऑफ दैट। जैसे कि यहाँ पे देखो साइनाइड है, साइनाइड तो यूनिडेंटेड लाइगेंड होता है। एक्चुअली में अपन हमें काउंट करना है कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सिंपल, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड्स इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे सिल्वर के साथ 2 साइनाइड लगे हुए हैं और दोनों साइनाइड सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे नीचे 4, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक तरह का मोनोडेंटेड लाइगेंड है, यूनिडेंटेड लाइगेंड है। हर एक अमोनिया एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। व्हाट अबाउट दिस? 6। वाटर भी आपका एक एक ही एटम है ना उसके पास भी, तो ये 6 बनाएगा। व्हाट अबाउट दिस? 6। 3 इंटू 2, क्यों 3 इंटू 2 किया मैं? हर एक ऑक्सिलेट 2 बनाएगा। ऑक्सिलेट क्या है? एक डाइडेंटेट लाइगेंड। हर एक ऑक्सिलेट दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कितने ऑक्सिलेट हैं? 3। तो 3 इंटू 2 6। ये है जिसके लिए अपन ने ब्रैकेट में लिखा है डबल द नंबर ऑफ व्हाट? डाइडेंटेट लाइगेंड। ईएन भी होता तो सेम करते, यहां इसकी जगह अगर ईएन का थ्राइस लिखा होता तो भी वही करते। समझ रहे क्या? ईएन क्या था? ईएन इथिलीन 1,2 डाइअमाइड, वो भी एक डाइडेंटेट लाइगेंड है। यहां पे आप इसकी जगह OX भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या नाम में? इसलिए वो सिंबल यूज करने के लिए दिया हुआ है कि अपन इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख करके OX लिख दे बस। तो ना इसका तो और बड़ा फॉर्मूला है CH2NH2, CH2NH2, इतना बड़ा लिखोगे उससे अच्छा सिर्फ EN लिख के छोड़ देंगे। समझ रहे हैं क्या? तो ये होता है आपके मेटल। ये किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है? मेटल का, कि मेटल आसपास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एग्जांपल लिख लो सारे। ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है ना, क्योंकि अपन पूरे चैप्टर में यही सब टर्म्स यूज करेंगे। बार बार लाइगेंड बोलूंगा मैं, आपको पता चलना चाहिए लाइगेंड क्या है। यूनिडेंटेड लाइगेंड बोल दिया तो पता होना चाहिए क्या है। डन। नीचे एक अगला सब अगला थर्ड नंबर
टर्म्स है ना, एक लाइगेंड हो गया, दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तीसरा लिखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उसको एंटिटी भी बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयन, दोनों को इसी में डिफाइन करेंगे। ये मिलाकर ही तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। यहाँ पे अभी किसी में भी काउंटर आयन नहीं लगा हुआ है, हाँ या ना, ये सब क्या है, ये सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक मेटल एटम है और साथ में लाइगेंड्स लगे हुए हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर, वो क्या होंगे हमारे काउंटर आयंस। तो उसको डिफाइन कर लेते हैं, नीचे लिखना द सेंट्रल एटम, द सेंट्रल एटम, द सेंट्रल एटम and the ligands, the central atom and the ligands which are directly attached to it, the central atom and the ligands which are directly attached to it are enclosed in a square brackets, are enclosed in a square brackets, are enclosed in a square brackets and are collectively called as coordination entity, enclosed in square brackets and are collectively termed as coordination entity, and are collectively termed as coordination entity, and are collectively termed as coordination entity. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में काउंटर आयन को डिफाइन करते हैं, लिखो नीचे द आयनाइजेबल ग्रुप, सही लिख रहे हैं, आयनाइजेबल ग्रुप। याद है आपको अभी जो डबल सॉल्ट वाला जो मैंने एग्जांपल भी दिखाया था, उसमें आयनाइज कौन हुआ था, काउंटर आयन। तो उसको आयनाइजेबल ग्रुप बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंटिटी तो और आयनाइज होती नहीं है। तो द आयनाइजेबल ग्रुप, द आयनाइजेबल ग्रुप्स which are written outside the bracket, the ionizable groups which are written outside the bracket are called counter ions, are called counter ions, are called counter ion। एग्जाम्पल में ये लिख लो, इसको एक सर्कल बना के नाम दे देना काउंटर आयन, और इसको भी एक सर्कल में बंद करके कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, वहां पे अपन ज्योमेट्री किसको बोलते थे, जब सेंट्रल मेटल के अक्रॉस में जो भी एटम्स कनेक्टेड हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक समय आएगा जितनी बॉन्ड बन रही है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और फिर जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा और वो स्टेबल हो जाएंगी, तो वही उसकी ज्योमेट्री होती थी। कैसी, कौन कौन सी ज्योमेट्री पढ़े अपन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पढ़ते थे कि उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है, एंगल 180 डिग्री हो जाता था। ऐसे ही हमारा जो BF3 था, BF3 में ये जो तीनों सिंगल बॉन्ड बन रही है, ये तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, याद है। तो ये तीनों को ऐसे रिपेल करेंगे कि एक समय आएगा कि अब और रिपल्शन नहीं होगा, मतलब ये इसको कर रही होगी तो ये भी तो कर रही है इसको, तो अब ये ना इधर आएगी ना इधर आ पाएगी, बैलेंस स्टेट में आ गई। और ये एंगल अपन क्या बोलते थे, 120 डिग्री। ज्योमेट्री का नाम क्या था, ट्राइगोनल प्लेनार। ऐसी टेट्राहेड्रल होती थी CH4 की, टेट्राहेड्रल, एंगल वाज 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल होता था। यहां भी वही होगा ना, चारों बॉन्ड एक दूसरे को इतना रिपेल करें कि दे फॉर्म अ टेट्राहेड्रॉन, तो वहां बोलते थे ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड, यहां बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। लिखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, POLYHEDRON। ज्योमेट्री सारी वही रहेंगी, यहां से चालू करेंगे टेट्राहेड्रॉन। फिर और देखो क्या होता था, एक और मेटल बीच में है, अब यहाँ पे अपन लाइगेंड लगाएंगे, सुन रहे हो, अब मैं L लिखूंगा हर जगह,
तो 4 लाइगेंड उसी प्लेन में है और एक लाइगेंड प्लेन के ऊपर है और एक लाइगेंड प्लेन के नीचे। क्या बोलते थे इसको अपन? क्या बाइपिरामिडल? स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। इसका नाम क्यों पड़ा ऑक्टाहेड्रल? क्या 8 है? 8 है, सही बोल रहे हो, तभी तो ऑक्टा है ना नंबर। पर क्या 8 है? 8। देखो हाँ 8 फेस है। कैसे इमेजिन करना ना, ये स्क्वायर है समझ लो, ठीक है। ये एक मतलब बीच में मेटल है, 1 2 3 4, इमेजिन कर पा रहे हो? अब बीच में वो एक है, वो बीच वाला एक फेज ऐसा बना रहा है, एक फेज ऐसा, एक फेज ऐसा और एक फेज ऐसा। इमेजिन किए 4 फेज दिख रहे हैं सबको? मतलब बीच में आपका जो प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है, उसके चारों साइड में एक एक एटम है ना, एक एक लाइगेंड है चारों साइड में, और ऊपर का जो लाइगेंड है वो एक फेस ऐसा बना रहा है, बॉन्डिंग नहीं कर रहा है उनके साथ, फेस दिख रहे हैं हमको। बॉन्डिंग तो लाइगेंड की मेटल के साथ है, लाइगेंड की लाइगेंड के साथ नहीं है। बट वो जब अरेंज होते हैं ना तो दिख रहा है वो टेट्राहेड्रल जैसा, मतलब ऑक्टाहेड्रल जैसा। तो एक फेस ये बन रहा है, एक फेस ये बन रहा है, एक फेस पीछे, एक फेस इस साइड पे, और ऐसा ही नीचे वाला भी तो बना रहा होगा, एक आगे, एक इधर, एक पीछे और एक इधर। देखिए 8 फेस, इसलिए नाम पड़ा ऑक्टाहेड्रल। मैं क्लियर? 8 लाइगेंड नहीं कनेक्टेड है, उन 6 लाइगेंड से मिलकर के 8 फेसेस बन रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि स्क्वायर है और एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से, तो बाई पिरामिडल। और ऐसे ही हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता था, जिसमें मेटल एटम आपका बीच में है, ये रहे 3 लाइगेंड्स, एक हो गया ये दूसरा, ये तीसरा, 3 लाइगेंड होगा यहाँ पे, एक लाइगेंड ऊपर रहेगा और एक लाइगेंड नीचे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखिए? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसमें हाइफन डाल के लिखना, इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट, इट इज द स्पेशियल, स्पेशल मत लिख देना, स्पेस में है, स्पेशियल, SPATIAL, इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लाइगेंड एटम्स। लाइगेंड ही तो एक दूसरे को पोजीशन कर रहे हैं ना, मेटल के साथ तो एक तरफ से कनेक्टेड है वो, सुन रहे हो क्या? मतलब उनका एक एंड तो मेटल से जुड़ा हुआ है, अब उनका एक ही तरफ बस खाली है जहां वो ऐसे घूम सकते हैं और एक ज्योमेट्री फॉर्म कर सकते हैं। It is the spatial arrangement of the ligand atoms which are directly attached to the central metal atom. It is the spatial arrangement of ligand atom which are directly attached to the central metal atom. नाम लिख लो ज्योमेट्रीज के बस, है ना? They may be tetrahedral, they may be tetrahedral, comma square planar, they may be tetrahedral, comma square planar, comma octahedral, comma trigonal bipyramidal, etc. Trigonal bipyramidal, etc. Trigonal bipyramidal, etc. ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म डाल के छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको अपन। द टर्म इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ पढ़ा हुआ है, रिडॉक्स में अपन पढ़े थे, बट अभी भी कुछ लोगों को रिडॉक्स वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता है, इसलिए नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसी में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने के बाद नॉमेनक्लेचर शुरू कर देंगे इसका। सुन रहे हैं क्या? और नॉमेनक्लेचर का मैंने आपको कहा है कि एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के बाद अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ने लायक बन जाएंगे। सुन रहे हैं क्या? तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बाकी कल का टेस्ट टाइमिंग मैंने डाल दिया ग्रुप में, 4 to 5।